Hey everyone, welcome back to the channel. I'm सृष्टि जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज क्लास 8 एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक का चैप्टर नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इस वीडियो में हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, be sure you give it a like, share with your friends and subscribe my channel. Click on the bell icon and turn on your post notifications ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियोस मिस ना करो। So without any further ado, we shall move into the video. यहाँ तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने पुरानी 2 वीडियोज़ चेकआउट नहीं करी हैं, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर उनको देखो। और मैंने सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नाउ थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब क्या होता कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारी धरती पे एग्जिस्ट ही ना करते, तब क्या होता? हमने देखा कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें कितने तरीके से हेल्प करते हैं। हाँ, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हार्मफुल भी होते हैं, बट बहुत हमने जो पढ़ा भी कि हमने देखा कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। तो सोचो अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म ना होते तो क्या होता? अ स्टेप फर्दर। यार आज मेरा माउस नहीं चल रहा वहां जाके। A step further, microbes is a source of biogas। अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स कैसे हेल्प करते हैं बायोगैस प्रोड्यूस करने में। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगेन माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जिंदा चीजें हैं वो, लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई जो होती हैं वो लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहती है, मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती इनकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू डीकम्पोज प्लांट्स। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको एबिलिटी है, मतलब वो डीकम्पोज कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को। जो हमारे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जैसे कोई भी चूहा मर गया, उसको डीकम्पोज करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। अगर ये ना होते तो वो चीज वहीं पड़ी रहती है एज इट इज। कोई भी एक्सक्रीटा है, कोई भी वेस्ट है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कूड़ा है, कुछ भी ऑर्गेनिक जो भी है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही डीकम्पोज करते हैं। तो हमने देखा अभी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई जो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है डीकम्पोज करने की प्लांट और एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल वेस्ट हमारा एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, या फिर जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है हमारे, जैसे सब्जी के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, ये सारे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये इनको डीकम्पोज कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब वो डीकम्पोज कर रहे होते हैं, दे रिलीज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो डीकम्पोज करते हैं तो वो बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज करते हैं, जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला बता दूं। फिंगर्स क्रॉस्ड कि अभी तक आपको ये पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज सीख लेते हैं। CO2। ठीक है, C इज कार्बन, O इज ऑक्सीजन, और दो ऑक्सीजन है इसके अंदर का। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला में दो ऑक्सीजन है। अगर आप देखो थोड़ा सा भी, आपको अगर केमिस्ट्री पता हो, कार्बन तो C है। डाई ऑक्साइड का मतलब, ऑक्साइड हम तभी लगाते हैं जब ऑक्सीजन यूज हो रहा होता है। डाई का मतलब होता है 2। तो इससे इस वर्ड में ही लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम में ही है कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। तो इससे हमें देख के इसका फॉर्मूला पता लग जाना चाहिए। डाई का मतलब 2। अब डाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पता लग गया कार्बन है और ऑक्साइड है, इसलिए कार्बन एंड टू ऑक्साइड्स। यू गेट इट? ये आपको जरूरी पता होना चाहिए। अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के नाम में ही उसका फॉर्मूला है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सर। दीज आर जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो शुरू करें, आगे बढ़े। अब हमें पता लग गया, जब वो ये डिकम्पोज का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज करते हैं, जिनके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड टू ऑक्साइड्स, और एंड हाई पोर्शन ऑफ अनदर गैस विच इज मीथेन। अब बहुत देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की तो मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज कर रहे हैं जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, बट जो मतलब आप कहोगे जो मेजॉरिटी ऑफ जो गैस वो रिलीज करते हैं वो होती है मिथेन। ठीक है, CH3, दिस इज मिथेन। मैं आपको मिथेन भी लिख के दिखा दूं, एक सेकेंड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो पता लग गया, अब मैं आपको बताऊं व्हाट इज मिथेन। ठीक है, मिथेन इज CH3, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, H इज हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज मिथेन। अब आपको पता लग गया मिथेन क्या होती है, मिथेन का केमिकल फॉर्मूला भी आपको पता लग गया। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तब बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो मिथेन गैस रिलीज करते हैं, CH3 methane gas। ठीक है, this gas has been used as a fuel source for cooking, heating, generating electricity and to even run vehicles। अब हमें पता लग गया कि मीथेन गैस रिलीज होती है, बट मीथेन गैस बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। पता कैसे? कि मीथेन गैस जो है ये फ्यूल सोर्स की तरह यूज होती है। इसी से गोबर गैस बनती है, बायोगैस बनती है, जो हमारी कुकिंग में यूज होती है, हीटिंग में यूज होती है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होती है, और इवन जो हमारी गाड़ियां चलती हैं उनमें भी यूज होती है।
तो आप समझिए कि मीथेन गैस कितनी इंपॉर्टेंट है, और मीथेन गैस तो तभी बन रही है ना जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर रहे हैं। तो हमने ये समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बी अ साइंटिस्ट। डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती, 1938 to 2020। डॉक्टर आनंदा मोहन चक्रवर्ती वॉज अ साइंटिस्ट हु स्टडीड बैक्टीरियम। डॉक्टर आनंदा जो थे वो साइंटिस्ट थे जो बैक्टीरिया को स्टडी करते थे। 1971 ही डेवलप्ड अ स्पेशल बैक्टीरियम दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल्स। इन 1971 उन्होंने एक स्पेशल बैक्टीरिया डिजाइन किया, डेवलप किया, जो ऑयल ऑयल को ब्रेक डाउन कर सकता था, जो हेल्प करता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। उनको देखो, अब उन्होंने 1971 में डिस्कवर किया बैक्टीरियम, उनको पेटेंट मिला 1980 में जाके। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ टाइप ऑफ कॉपीराइट। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आई रिलीज म्यूजिक, तो जब मैं म्यूजिक को रिलीज करती हूँ तो मेरे को एक लाइसेंस मिलता है वहां से। वो लाइसेंस ये शो करता है कि दैट आई एम द ऑनर ओनर ऑफ दैट सॉन्ग एंड आई एम द आर्टिस्ट। कि वो कोई भी मतलब उस गाने को कमर्शियली पैसे कमाने के लिए यूज नहीं कर सकता, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कोई अपना बना के नहीं दिखा सकता। मतलब यूज तो कर सकते हैं बट कॉपीराइट हमेशा मेरे पास ही रहेगा, और मैं ही हूँ जो बिना कॉपीराइट के एज अ आर्टिस्ट मैं ही अपने गाने को यूज कर सकती हूँ कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसी को पेटेंट कहते हैं। मैंने आपको अपना एग्जांपल देके समझाया कि पेटेंट आखिर होता क्या है। पेटेंट इज अ कॉपीराइट गिवन टू अ पर्सन सो दैट नो वन कैन कॉपी, यूज और सेल हिज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। अब पता लग गया, कॉपीराइट को पेटेंट कहते हैं, जो हमें दिया जाता है कि ये प्रूव करता है कि आई एम द ओनर, मैंने ही वो चीज करी है और वो मेरी ही है। ठीक है, ताकि कोई भी उसको कॉपी ना कर सके, यूज ना कर सके और सेल ना कर सके। तो उनको पेटेंट मिला था 1980 में। रिमेंबर, एमसीक्यू में आ सकता है। His work showed how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. उनकी इस इन्वेंशन ने दिखाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे यूज हो सकते हैं एनवायरमेंट प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन को सॉल्व करने में या उसमें हेल्प करने में। He is remembered for his contribution to science and protecting the environment using microbes. वो अपनी contribution जो उन्होंने साइंस में हमारे लिए करी है, जो environment को protect करने के लिए उन्होंने invention करी है, इसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। What are the problems which you think can be solved with the help of microorganisms? अब आप मुझे बताना कमेंट में आपको कौन सी प्रॉब्लम लगती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा एनवायरनमेंट को तो क्लीन करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके मेन्योर बनाना हो, या फिर देखो अब आप ऑयल स्टेन्स भी रिमूव कर रहे हैं, सड़ा गला जो सामान है उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, गोबर गैस में भी हेल्प कर रहे हैं। अब आप देखो कितना बायोगैस जो सारी हैं ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तो बनती हैं। अब शुरू करते हैं आगे। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन आर किचन? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है, अब आप देख सकते हो कितने तरीके के, हमने कितने सारे तो इसी चैप्टर में पढ़ लिए ना, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये सब हमें किचन में कैसे हेल्प करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और खाना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द किचन। अब एक और एक्टिविटी आ गई है, अब इसको किचन में हम करेंगे परफॉर्म, और देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किचन में कैसे हेल्प करते हैं। अब हम कर रहे हैं एक्टिविटी 2.8, लेट अस परफॉर्म। टेक टू बोल्स ए एंड बी, दो बोल लो, उनको एक को नाम दो ए, एक को नाम दो बी। इन ईच टेक 200 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, आटा और मैदा, एंड ऐड अ पिंच ऑफ शुगर। अब आपने दोनों के अंदर डालना है 200 ग्राम फ्लावर, आटा या मैदा आप कुछ भी ले सकते हो, और उसके अंदर एक पिंच ऑफ शुगर डालनी है, मतलब एक चुटकी चीनी। Now in bowl A, add a small amount of yeast powder and mix it well with flour. अब आपने जो बोल ए है, ये वाला बोल ए है, इसके अंदर आपने डालना है एक, कितना डाला है ईस्ट पाउडर, कितना डाला है? स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर आपने इसके अंदर डालना है। इसके अंदर हमने पिंच ऑफ शुगर तो डाली है आटे के अंदर, अब इसमें ए बोल जो है आपका उसके अंदर पिंच ऑफ ईस्ट भी डालो। इन इन बी, डू नॉट एड एनी ईस्ट सो दैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ टू बोल्स। अब आपने बोल ए के अंदर मैदा, चीनी और ईस्ट डाली है, बोल बी के अंदर मैदा और चीनी ही डालनी है, इसके अंदर ईस्ट ना डालना। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो बोल ए के अंदर ही डालना, बोल बी के अंदर ना डालना, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोनों बोल दिखा भी रखे हैं साइड में। नीड द फ्लावर ऑफ टू बोल्स विद वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। अब आपने जो दोनों बोल के अंदर आटा लिया है, मैदा आटा जो भी लिया है, ईस्ट शुगर, किसी में शुगर ईस्ट है, किसी में ईस्ट नहीं है, खाली शुगर है, इनको दोनों को आपने नीड मतलब गूंदना है विद वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। आपने गर्म गुनगुने का पानी से इसको आपने गूंदना है ताकि आपको एक सॉफ्ट डो मिल जाए।
कवर द बोल विद डैम्प क्लॉथ एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। अब आपने जो आटा गूंदा है ए और बी बोल का, उसको आपने एक डैम्प क्लॉथ से कवर करके एक गर्म प्लेस पे, वार्म प्लेस पे रख देना है। ऑब्जर्व बोथ बोल्स आफ्टर 4 to 5 आवर। दोनों बोल को आपने 4 to 5 आवर्स के बाद ऑब्जर्व करना है। तो जिसके अंदर आपने ईस्ट डाली होगी ना, वो वाला आटा बहुत ज्यादा फूल गया होगा, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, जिससे बबल्स बनेंगे, बबल बनेंगे तो आटा फूलेगा। Did you find any changes in the volume, smell and texture of the dough? क्या आपने जब उसको 5 से 4 घंटे के बाद रखा हो, तो उसके बाद क्या आपने उसकी वॉल्यूम में, स्मेल में या टेक्सचर में कोई डिफरेंस नोट किया? हाँ, तो जो ईस्ट डाली थी उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, क्योंकि वो ज़्यादा फूल गया है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बन जाएंगे, इसलिए वो फूल जाएगा। टेक्सचर भी उसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, फ्लफी होगा, और स्मेल भी उसकी डिफरेंट होगी ईस्ट वाले की। इफ नॉट लीव द डो फॉर सम मोर टाइम। अगर आपने ये भी इनमें से कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं किया, थोड़ी देर और रखो आटे को। आफ्टर सम टाइम्स यू मे नोटिस दैट डो इन बोल ए where yeast was added has risen slightly, become fluffy and has a different smell as compared to the dough needed without yeast। जब आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो जो बोल ए है, जिसके अंदर हमने ईस्ट और शुगर दोनों डाली थी, वो है उसकी, वो ज्यादा फ्लफी होगा। अभी बताया मैंने आपको, उसकी स्मेल डिफरेंट होगी, और वो फ्लफी के साथ साथ सॉफ्ट भी होगा, तो उसका टेक्सचर भी डिफरेंट होगा, वो थोड़ा सा फूल भी जाएगा ज्यादा। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है कि जिसके अंदर हम ईस्ट डाल रहे हैं वो क्यों ज्यादा फूला है, क्यों ऐसा हो रहा है? वट इज द रोल ऑफ ईस्ट? ईस्ट का क्या रोल है? वाई डिड वी एड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लावर? हमने वार्म वाटर और शुगर क्यों डाला फ्लावर के अंदर? अभी हमें पता लगेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आप देखो। सी, Yeast is a type of microorganism. It belongs to a group of microorganisms called fungi. अब जो yeast है is a type of microorganism, ये एक group fungi को belong करता है। अभी हमने कुछ type of fungi पहले पढ़ी हैं इसी चैप्टर में। Yeast grow well in warm condition। अब देखो yeast में हमने गर्म पानी क्यों डाला था? क्योंकि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो डिजायर्ड टेम्परेचर होता है, जो भी टेम्परेचर इनको पसंद होता है ग्रो करने के लिए, ये उसी टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। जैसे ब्रेड मोल्ड को भी मॉइस्ट और गर्म जगह पसंद होती है, वैसे ही ईस्ट को भी गर्म टेम्परेचर पसंद होता है। अगर हम इनको गर्म कंडीशन नहीं देंगे, वार्म कंडीशंस में इनको हम नहीं रखेंगे, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने वार्म वाटर ऐड किया था। You may recall from chapter Life Processes in Animal, grade 7, that like other organisms, yeast also respire and break down food to release energy for their growth and carry out life processes। आपने ग्रेड 7 जो लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह ईस्ट भी रेस्पायर करती है, मतलब सांस लेती है, सांस छोड़ती है। एंड ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, वो जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करती है, जैसे हम भी करते हैं यही, वैसे वो भी करती हैं। अब एनर्जी वो इसलिए रिलीज करती है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनके लाइफ के जो भी प्रोसेसेस हैं वो चल सके। अब आप समझे? ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। जब वो अपने एनर्जी रिलीजिंग का प्रोसेस कर रही होती हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है, विच फॉर्म्स बबल टू इन द डो। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। जब वो अपनी बॉडी की फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही होती है, एनर्जी रिलीज कर रही होती हैं, इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमारे डो के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं, और डो फ्लफी हो जाता है और राइज कर जाता है, और वो सॉफ्ट भी होता है। समझिए आप? अब क्यों हमारा डो सॉफ्ट होता है? हमने वार्म वाटर क्यों डाला? वार्म वाटर हमने इसलिए डाला, वार्म कंडीशन उनको पसंद है, वार्म कंडीशन के बिना वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और हमने जब वो रेस्पायर करते हैं, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करने के टाइम पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिससे छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। बबल बनने की वजह से डो सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है। ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जब ईस्ट ये अपना प्रोसेस कर रही होती है एनर्जी रिलीजिंग का, तो उसके दौरान वो थोड़ी सी अमाउंट में, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में अल्कोहल भी प्रोड्यूस करती है, alcohol during this process, which gives the dough slightly different smell। अब हमारी डिफरेंट स्मेल क्यों आई? हमारे को क्वेश्चन था ना ऊपर की डिफरेंट स्मेल क्यों आई? टेक्सचर का तो हमें पता लग गया, टेक्सचर क्यों आया। अब स्मेल क्यों आई डिफरेंट? क्योंकि जब ईस्ट अपना एनर्जी रिलीजिंग का प्रोसेस कर रही होती है, इस प्रोसेस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल भी रिलीज करती है, जिससे हमारे डो के अंदर डिफरेंट स्मेल आता है। दिस स्पेशल, वो This special property of yeast is used in the process of making bread, cakes and more। जो ये ईस्ट की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके छोटे छोटे बबल्स बना के फ्लफी बना देती है और सॉफ्ट बना देती है किसी चीज को। अब आप देखो, सोचो कौन सी चीज होती है जो थोड़ी फ्लफी होती है, सॉफ्ट होती है, उसके अंदर बबल्स होते हैं? केक, ब्रेड्स। तो जो केक्स एंड ब्रेड्स बनाने का काम होता है ना, इसमें ईस्ट तो यूज होती ही होती है। आपने कभी भी रेसिपी देखी होगी केक की, तो इसमें कहते हैं एड टेबल स्पून ऑफ ईस्ट।
है ना? वो क्यों डालते हैं? ताकि वो फ्लफी बन सके। तो जो बेकर्स होते हैं वो तो स्पेशली ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तभी हमारे केक को सॉफ्ट फ्लफी टेक्सचर मिलता है। क्योंकि उसके अंदर ईस्ट होती है और ईस्ट जब अपनी लाइफ प्रोसेस कैरी आउट कर रही होती है, तो उसके दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, जिससे हमारे केक्स एंड ब्रेड्स फ्लफी होते हैं। समझ गए ना अब आप? भटूरे बनाने में जो भी फ्लफी-फ्लफी चीज़ें होती हैं, उनको बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है। ईस्ट का अगेन ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम होता है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। याद रखना आप पता होना चाहिए आपको इसे। इन एडिशन टू ईस्ट सम बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस सुन के आपको क्या याद आना चाहिए? कर्ड फॉर्मेशन, लैक्टोबैसिलस जो हमारी दही होती है, लैक्टोबैसिलस से ही बनती है। लैक्टोबैसिलस हेल्प इन अच्छा लैक्टोबैसिलस का और भी बहुत काम होता है, वो बैटर बनाता है हमारे इडली और डोसा के लिए। इडली और डोसा का बैटर जो होता है ना, उसके अंदर भी लैक्टोबैसिलस होता है। खमीरा जो आटा होता है, वो लैक्टोबैसिलस की मदद से ही होता है। खमीरा थोड़ा-सा खट्टापन जो आता है, वो लैक्टोबैसिलस से ही आता है। हमारी जो दूध है वो कर्ड क्यों बन जाता है? उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होता है, इसीलिए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट काम लैक्टोबैसिलस का, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बैटर फॉर इडली एंड डोसा। रिमेंबर ऑलवेज Saccharomyces cerevisiae which is baker's yeast used for making breads and cakes। और हमने देखा अभी डो को फ्लफी करने के लिए भी यूज़ होता है। हाँ, और भटूरा बनाने के लिए, भटूरा के अंदर भी हम यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस। कई लोगों को मैंने यीस्ट भी डालते देखा है वैसे सच्ची में, तभी मैंने आपको ऊपर बोला। लेट अस प्रिपेयर एक्टिविटी 2.9 लेट अस प्रिपेयर टेक 2 स्मॉल ग्लास बोल्स। ग्लास यहाँ पे अब ऐसे कोई भी बोल ले सकते हो, हम यहाँ दही बनाना सीख रहे हैं, कोई भी बोल ले सकते हो। ये लोग कह रहे हैं ग्लास बोल लेने को, तो ले लो। और एक को नाम दो ए, एक को नाम दो बी। पोर लूक वार्म मिल्क इन बोल ए। एक के अंदर आपने जो बोल ए है उसके अंदर आपने डाला है लूक वार्म मिल्क। अब लूक वार्म इज गुनगुना, गुनगुना जो होता है उसको लूक वार्म कहते हैं। लूक वार्म दूध आपने बोल ए के अंदर डालना है एंड कोल्ड मिल्क इन बोल बी। बोल बी के अंदर आपने डालना है कोल्ड मिल्क। समझे? एक के अंदर ठंडा और एक के अंदर गुनगुना, नॉट गरम, गुनगुना। एंड नाउ एड अ स्पूनफुल ऑफ कर्ड इन ईच बोल टू एंड मिक्स वेल यूजिंग अ स्पून। अब आपने कभी देखा होगा दही बनाने के लिए हम थोड़ा सा स्टार्टर ऐड करते हैं। वो स्टार्टर पता है क्या होता है? वो दही होती है, थोड़ी सी दही को हम गुनगुने दूध के अंदर डालते हैं। अब गुनगुना क्यों? मैंने अभी आपको ऊपर बताया, हर तरीके के बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए एक डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। लैक्टोबैसिलस के लिए भी वो लूक वार्म टेम्परेचर है। लूक वार्म मिल्क के अंदर जब हम स्टार्टर को इनोकुलम बोलते हैं इसको वैसे, इनोकुलम स्टार्टर होता है, थोड़ा-सा दही, उसको डाल देंगे, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होंगे, जब उसको डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिलेगा वो तो दूध के लैक्टोज़ को ब्रेक करके, दूध के अंदर शुगर जो होती है ना वो लैक्टोज़ होती है। तभी दूध को हम बोलते हैं कई बोलते हैं ना, कई लोग दूध से एलर्जिक हैं, वो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, मतलब वो लैक्टोज़ शुगर को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दूध के अंदर लैक्टोज़ शुगर होती है, जो लैक्टोबैसिलस होते हैं, ये लैक्टोज़ शुगर को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करके उसको कर्ड बना देते हैं। अब समझे आप? लूकवार्म वाटर के अंदर ही लूकवार्म मिल्क के अंदर ही काम करेंगे और डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिलने पे बहुत ही क्विकली रिप्रोड्यूस करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएँगे, जिससे ये सारी शुगर को ब्रेक डाउन करके, लैक्टोज़ शुगर को ब्रेक करके दही बना देंगे। समझे? कवर बोथ बोल्स, कीप बोल ए इन वार्म प्लेस एंड बोल बी इन कूल प्लेस। अब हमने देखा अब पहले सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर लूक वार्म मिल्क था, गुनगुना दूध था, यही दही बनेगा। जिसके अंदर ठंडा दूध था वो नहीं बनेगा। रीजनिंग की उनको डिजायर्ड टेम्परेचर नहीं मिला बोल बी के अंदर। तो हमने देख लिया, पहले बोल को उन्होंने बोला गर्म जगह पे रख दो, बोल बी को आप कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दो, कुछ घंटे या फिर ओवरनाइट, कुछ समय के लिए या फिर ओवरनाइट। ऑब्जर्व द चेंज इन ग्लास बोल्स, राइट योर प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अब आपको मैंने तो पहले ही बता दिया, प्रिडिक्शन करने का टाइम नहीं दिया, बट आपकी ऑब्जर्वेशन यही होगी कि तो बोल बी है उसके अंदर कुछ नहीं होगा, बोल ए के अंदर आपको दही बन जाएगी। समझे? क्योंकि लैक्टोज शुगर ब्रेक हो चुकी है और वो कर्ड फॉर्मेशन हो चुकी है वहां पे। टेबल 2.4 टेस्टिंग फॉर कर्ड फॉर्मेशन यूजिंग मिल्क इन डिफरेंट कंडीशन। अब हम यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, आपको देखते हैं टेबल। मैंने तो वैसे आपको सब बता दिया। प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन आप यहाँ डाल सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं, आप अपनी ऑब्जर्वेशन डाल दो। मैंने आपको सब समझा दिया ढंग से कि बोल ए बी के अंदर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डिजायर टेम्परेचर नहीं मिला, ठंडे में लैक्टोबैसिलस नहीं रह पाते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए वहां पे दही नहीं बनेगी, लैक्टोज शुगर ब्रेक नहीं होगी। लैक्टोज शुगर ए में ब्रेक होएगी क्योंकि उसके अंदर लूक वार्म कंडीशन है, परफेक्ट कंडीशन फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस। उसके अंदर वो बहुत ही क्विकली ग्रो करेंगे और ओवरनाइट हमारी कर्ड बन जाएगी, दूध से कर्ड बन जाएगी। और आपको एक बताऊं, दही बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। दही के अंदर होता है बहुत ही हाई मात्रा में विटामिन B12, जो हमारे इंडियंस में स्पेशली उसकी डिफिशियंसी रहती है। B12 अगर आपको बॉडी में कंज्यूम करना है तो आपको दही खानी चाहिए।
You will observe that in bowl A, the milk has turned into curd. After few hours, it has become a little sour. अब हमें पता लग चुका है कि जो बोल A है उसके अंदर दही बन जाएगी और वो थोड़ी सी खट्टी भी होगी। खट्टी क्यों होगी? क्योंकि लैक्टोबैसिलस डाला है। आपको ये भी पता है कि दही का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है। ये सब लैक्टोबैसिलस की वजह से ही हो रहा है। लैक्टोबैसिलस के साथ दही में और भी बहुत टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, वन ऑफ देम बीइंग लैक्टोबैसिलस। वेयर एल्स इन बोल बी द मिल्क हैज नॉट कर्डल। बी के अंदर हमें पता है बोल बी के अंदर मिल्क जो है वो दही नहीं बना होगा, बट इट स्टिल माइट बी लिटिल सावर, बट वो फिर भी थोड़ा सा खट्टा होगा। खट्टा क्यों? क्योंकि हमने दही डाली थी उसके अंदर। डू यू नो व्हाई दिस हैपेंड? अब आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? अब मैंने आपको बताया, अब तो आपको पता ही है ऐसा क्यों हुआ। द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन ऑफ देम बीइंग लैक्टोबैसिलस। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं कर्ड्स के अंदर, एक है जिनमें से लैक्टोबैसिलस। दिस बैक्टीरिया फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क, लैक्टोस। जो मिल्क शुगर होती है लैक्टोस, ये उस पर फीड करता है, उसी से एनर्जी ये बनाता है, बॉडी प्रोसेसेस करता है। इसीलिए जो लैक्टोस का ब्रेक डाउन होता है वही कर्ड फॉर्मेशन होती है। मल्टीप्लाइज एंड फर्मेंट्स द मिल्क एंड टर्न इनटू कर्ड। जो अभी बताया, मल्टीप्लाई करता है, रिप्रोड्यूस करता है, खूब बड़ी जल्दी 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 मल्टीप्लाई करता है। फर्मेंट मतलब थोड़ा सा खट्टा कर देता है उसको, जिससे जो मिल्क है वो दूध बन जाता है। Instead of producing alcohol like yeast, these bacteria produce lactic acid. अब आपको पता है दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और खट्टापन पता है क्यों आता है? क्यों? लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर। जो जैसे ईस्ट थोड़ा सा एंड ये क्या हो गया? जैसे आपको पता है ईस्ट जो है वो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ थोड़ा सा अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, बट ये बैक्टीरिया जो है अल्कोहल की जगह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो दूध है जो खट्टा होता है। आपको पता है एसिड जो होते हैं लिटिल सार इन टेस्ट होते हैं का। जो लैक्टिक एसिड होता है ये एडिबल होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड जो होता है वो थोड़ा सा खट्टा होता है और ये दही को खट्टा टेस्ट देता है, इसीलिए हमारी दही जो होती है खट्टी होती है। ये एक एंड प्रोडक्ट निकलता है। जो ब्रेक डाउन होता है लैक्टोज का, उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, जिससे खट्टापन आता है। समझे? विच मेक्स द कर्ड सार। पता लग गया, बता दिया मैंने। हम एनसीईआरटी से आगे चल रहे हैं गाइस। दीज बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन, अभी मैंने आपको बताया ये प्रेफर्ड इनकी कंडीशन होती है वार्म। दैट्स व्हाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन बोल ए बट नॉट इन बोल बी। इसी वजह से बोल ए के अंदर कर्ड बनी है, बोल बी के अंदर नहीं बनी है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। We can categorize microorganisms into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, and some algae and more. ठीक है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आप इनको बहुत ही अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो कि कईयों को आप कह सकते हो ये प्रोटोजोआ है, कई फंजाई, कई बैक्टीरिया एंड कई एल्गी और बहुत सारे और। ठीक है? सम बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम। जो राइजोबियम होता है ये रूट्स में होता है, रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। रूट्स को जो नाइट्रोजन की कमी होती है ना, ये सॉइल से नाइट्रोजन लेके रूट्स को देता है, तो ये भी हेल्प करता है। Some bacteria such as Rhizobium form the Solon region called nodules and live in them as shown in figure 2.2. जो रूट्स के ऊपर ये छोटे छोटे बल्ब्स से बन जाते हैं ना, छोटे छोटे नोड्यूल्स बोलते हैं इनको। ये आप कह सकते हो छोटा सा बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है छोटा सा। इस ये होते हैं नोड्यूल्स, इनके अंदर रहते हैं राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodule that contain rhizobium bacteria. जो certain legumes होते हैं जैसे beans, peas और lentils मतलब दाल होती हैं, इनके roots के अंदर छोटे छोटे nodules बने होते हैं जिनके अंदर rhizobium रहता है। These bacteria, आगे बढ़ते हैं, अभी नीचे करना पड़ेगा। कहाँ थे? These bacteria trap nitrogen from the air and makes it useful for the plants that helps plant grow better without chemical fertilizer. जो राइजोबियम होता है मैंने बताया आपको, एयर से ट्रैप करता है, सॉइल से एयर से ट्रैप करता है नाइट्रोजन, जिससे प्लांट जल्दी ग्रो करता है विदाउट फर्टिलाइजर, तो ये प्लांट को हेल्प करता है। That's why farmer grow legume in rotation with other crops. This naturally increase the nitrogen in the soil and keeps इट हेल्दी फॉर नेक्स्ट क्रॉप। इसी वजह से जो राइजोबियम है नाइट्रोजन दे रहा है हमारी सॉइल को, प्लांट्स को भी दे रहा है। इसी वजह से फार्मर है फसलों के बीच में फसलें काटते हैं, उसके बाद वो लेग्यूम्स मतलब दाल और पल्सेस उगा देते हैं, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट सॉइल है उनको नेचुरली बहुत ही बढ़िया सॉइल मिले, उसके अंदर नाइट्रोजन खूब हो ताकि हेल्दी क्रॉप्स रहे। समझे आप कितना हेल्पफुल है राइजोबियम हमारी फार्मिंग में, हमारे प्लांट्स के लिए। दालें जो हम खा रहे हैं इनको ये हेल्प करता है ग्रो करने में। 2.4.3 अमेजिंग माइक्रो एल्गे टाइनी हेल्पर्स इन वाटर। जो माइक्रो, अब हम एल्गे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो वाटर के अंदर हेल्प करते हैं। अब एल्गे वाटर के अंदर मिलता है, तो अब हम देखेंगे कि एल्गे कैसे हमें हेल्प करते हैं।
Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air and even on trees. जो algae होता है ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, ये इनको हम फुल्ली प्लांट नहीं कहते हैं, प्लांट्स की लोअर क्लासेस में आता है ये प्लांट्स की तरह ही होता है जो वाटर के अंदर, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर कहीं भी मॉइस्ट जगह होगी, जैसे कहीं आप देखोगे आपने देखा होगा जैसे ईंटों की दीवार होती है, कहीं भी थोड़ा सा पानी ठहर जाए, उधर हरा हरा कुछ जम जाता है दीवारों पे, वो एल्गे होती है। दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। अब एल्गे हमने पढ़ा था एल्गे के अंदर क्लोरोफिल होती है, ग्रीन पिगमेंट, इसकी वजह से वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जिसके अंदर भी क्लोरोफिल है वो अपना खाना खुद ही बना रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है। While doing this, they also release oxygen and produce more than half of Earth's oxygen supply. देखो अब एल्गे जो है वो हमारी पूरी दुनिया की जो हाफ या फिर मोर देन हाफ जो ऑक्सीजन है हमारे अर्थ पे, ये जो है ये एल्गे ही प्रोड्यूस करते हैं। जब वो अपना खुद का फूड बना रहे होते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। हमारे अर्थ पे मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन इज सप्लाइड बाय एल्गे। दे आर रिच They are rich in nutrients and serve as food source for many aquatic animals. उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स और जो भी एक्वेटिक फिशेस होती हैं, ये सब उनको फूड सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। Some like spirulina, chlorella, and diatoms are used by many humans as health supplements and medicine. बहुत सारी एल्गे को हम एज सप्लीमेंट्स हम ह्यूमंस भी यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती हैं। वो स्पेस ट्रैवलर्स को भी देते हैं फूड सप्लीमेंट्स की तरह, वो इतनी न्यूट्रिशियस होती हैं। Microalgae also help in cleaning water and are used as biofuel. जो माइक्रो एल्गे होती हैं ये पानी को साफ करने के लिए भी यूज होती हैं एंड यूज फॉर मेकिंग बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब बायोगैस जैसे जो फ्यूल होते हैं, इनको बनाने में भी एल्गे का यूज होता है। However, pollution, climate change, and habitat destruction are threatening microalgae diversity and abundance. जो हमारे pollution हो रहा है हम humans की वजह से, climate में change आ रहा है, habitat हम खराब कर रहे हैं algae का, इसकी वजह से microalgae भी अब कम हो रही हैं। It's important to conserve those tiny organisms and protect the environment and maintain oxygen balance on earth। ये बहुत important है। अभी हमने देखा वो हाफ, मोर देन हाफ जो हमारे वर्ल्ड में ऑक्सीजन है इसको एल्गे ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम एल्गे भी नहीं रखेंगे, हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं बचाएंगे तो हमारे अर्थ का क्या हाल होगा? सोचो हमारे अर्थ में ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगा? Spirulina, a microalgae, is called a superfood। जो स्पेरुलिना है, माइक्रोएल्गे है, इसको सुपरफूड बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। स्पेरुलिना इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। स्पेरुलिना बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B12 का, विच इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है विटामिन B12, मैंने आपको बताया दही से भी मिलता है। It has a lot of protein, more than 60% of its body weight, and only a small amount of fat and sugar। जो स्पेरुलिना का बॉडी वेट है मोर देन 60% जो है वो प्रोटीन से बना है। देखो कितना ज्यादा प्रोटीन है इनके अंदर, और बहुत ही ज्यादा छोटी अमाउंट में शुगर और फैट्स मिलेंगे आपको उसके अंदर। Nowadays, farming of spirulina has become a feasible livelihood opportunity। बहुत ज्यादा फार्मिंग हो रही है स्पेरुलिना की। You can grow spirulina easily by following these steps। अब हम स्पेरुलिना कैसे बना सकते हैं, इन स्टेप्स को देख के हम सीखेंगे। बहुत ही ईज़ी होता है इनको प्रोड्यूस करना। सेट अ क्लीन ग्लास टैंक इन अ ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। अपने क्लीन ग्लास टैंक को डायरेक्ट सनलाइट से दूर एक ब्राइट प्लेस पे रखना है। कवर द टैंक विद अ शेड नेट। शेड नेट से कवर करना है एंड कीप द टैंक एट अ प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन। मतलब टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, ऐसे टेम्परेचर पे आपने इसको रखना है। फिल द टैंक विद पॉन्ड वाटर। पॉन्ड का पानी आपने इस टैंक के अंदर भरना है। एड लिविंग एड लिविंग स्पेरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर से आपने जो स्पेरुलिना कलेक्ट करी है, लिविंग स्पेरुलिना कलेक्ट करके उसको आपने इस टैंक के अंदर डालना है। स्टर एंड ग्रो। स्टर द ग्रोइंग स्पेरुलिना ट्वाइस अ वीक। हफ्ते में 2 बार आपने इसको स्टर करना है और जो ग्रोइंग स्पेरुलिना होगी वो बढ़ेगी। आफ्टर 3 to 6 weeks, spirulina may be harvested from the tank by filtering it through a fine cloth। 3 to 6 वीक के बाद स्पेरुलिना को आप हार्वेस्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो थ्रू अ फाइन क्लॉथ। एक बहुत ही फाइन क्लॉथ लेके उससे आप फिल्टर कर सकते हो। Conservation of microalgae is a good practice for ensuring food security and livelihood development।
अभी हमने देखा कितना अच्छा B12 का ये सोर्स है, प्रोटीन का ये सोर्स है स्पेरुलिना, इसलिए इनको उगाना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है फूड सोर्स को बनाए रखने के लिए और अपने लाइवलीहुड को डेवलप करने के लिए। अभी ये ऑलमोस्ट एक पेज का रह गया, अब जल्दी जल्दी करके खत्म करते हैं, बहुत रात हो चुकी है गाइज। Why is cell considered to be a basic unit of life? Cell जो है वो basic unit of life क्यों है? The body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cell. वो हमारी living organism की body जो है वो tiny cell से बनी होती है, इनको building block कहा जाता है. Single cell contain various components that help organism perform various function. जो एक सेल है इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, हमने देखा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, बहुत सब चीजें हमने देखी जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं. The body of all plants and animals are made up of cells, many cells. जो सेल जो है हमारे प्लांट्स और एनिमल की बॉडी है ये भी सेल से बनी होती है, बहुत सारे सेल से बनी होती है, इसीलिए हम उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर. ये मैंने आपको पहले भी बताया. इसमें जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं मल्टी सेलुलर, जो एक सेल से बना होता है वो यूनिसेलुलर. मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, यूनि का मतलब ये एक. आई एम ड्रिंकिंग कोकोनट वाटर. In multicellular organisms, cells carry out specialized function individually but also cooperate with each other to increase the chance of survival. जो multicellular organism होते हैं इनके अंदर सेल स्पेशलाइज फंक्शन जो है वो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब अकेले अकेले, बट एक दूसरे से कोऑपरेट करके करते हैं ताकि सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाए. Some microorganisms such as bacteria and protozoa are made up of just one cell. That's why they are called unicellular. जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ हैं ये एक ही सेल से बने होते हैं, इसीलिए हम इनको यूनिसेलुलर बोलते हैं. ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं भी जल्दी जल्दी कर रही हूँ. सिंगल सेल का मतलब यूनिसेलुलर, मेनी सेल का मतलब मल्टी सेलुलर. They carry out all the function necessary for their survival in single cell. Other microbes like algae, fungi are made up of more than one cell. अब हमने देखा है कि जो यूनिसेलर होते हैं उनके अंदर एक ही सेल होता है, तो उनकी बॉडी का जो भी फंक्शनिंग होती है, खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, एनर्जी बनाना, फिर खाने को बाहर निकालना, ये सब काम एक ही सेल कर रहा होता है. मैंने अमीबा का एग्जांपल दिया था, सूडोपोडिया बनाता है, दो मतलब एक्सटेंशन से बनाता है, उसको सूडोपोडिया कहते हैं, इसी से वो चलता भी है, खाने को कैप्चर करके एनगोल्फ भी करता है, मतलब खाता भी है, और इसी से वो वेस्ट भी बाहर निकालता है. ऐसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही सेल से सारा काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस. ईस्ट जो है वो एक ही सेल से बनी है, यूनिसेलुलर फंगस है. दे बिलोंग टू फंजाई. वाइल मोल्ड इज अ मल्टीसेलुलर फंगस. जो मोल्ड है उसके अंदर मल्टीपल सेल्स हैं. यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, बैक्टीरिया सेल शोइंग द न्यूक्लियोइड रीजन. दिस इज द न्यूक्लियोइड. Like animal and plant cell, the cell of microorganisms are surrounded by a cell membrane. जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल ऑफ फंजाई एडिशनली हैव सेल वॉल. जो फंजाई हैं इनके पास सेल वॉल होगी. फंजाई बिलोंगिंग टू प्लांट किंगडम, दे हैव सेल वॉल. प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है. क्लोरोप्लास्ट इनके पास नहीं होता, इसका मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते फोटोसिंथेसिस से, यही यहाँ पे लिखा है. बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब बहुत ही मतलब देख के हम बता सके ये न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है बैक्टीरिया के पास. इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियोइड. उनके पास न्यूक्लियोइड होता है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट न्यूक्लियोइड है बैक्टीरिया के पास. दिस फीचर डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम सेल्स ऑफ ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल. उनके पास न्यूक्लियोइड होता है, इसी वजह से हम उनको ईस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंजाई और प्लांट्स के सेल से डिस्टिंग्विश मतलब अलग बता सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का सेल है, क्योंकि उसके पास होएगी न्यूक्लियोइड. वेयर वर वी? We have only looked at a few basic cell structure here. The cell has other components about which we will learn in higher classes. अभी मैंने आपको बताया सेल और डिटेल में होता है बहुत. हमारे को 12th क्लास बायोलॉजी में है, सॉरी 11th क्लास बायोलॉजी में बहुत ही डिटेल में है सेल के बारे में. आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी आपने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सीखा है, हायर क्लासेस में इसके बारे में और सीखोगे. फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कंपोनेंट्स वी नीड माइक्रोस्कोप विच हैव हायर मैग्निफिकेशन. हमें सेल को देखने के लिए, हमें सेल के छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि सेल सेल्फ इज अ माइक्रोस्कोपिक चीज. हमने कभी सेल को अपनी आंखों से तो देखा नहीं है, इसलिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, और जो मैग्नीफाइंग कर सकता है बहुत ज्यादा अच्छे से. एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज अ सेल अबाउट, लुक एट दिस, कैन यू सी हाउ मच दिस इज? 1 2 3 4 5, दिस इज 10 लाख टाइम्स.
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज सेल अबाउट 10 लाख टाइम, मतलब 10 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज होता है। अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज इलेक्ट्रॉन। वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप सेल को देखोगे तो 10 लाख टाइम्स जूम हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा, जिससे आप सेल के मोर कंपोनेंट्स को और स्ट्रक्चर्स को देख पाओगे, जो आप हायर क्लासेस में सीखोगे। अगर आप चाहो तो मैं सेल का डायग्राम लगा दूंगी। ओके। By now, you must have understood that all living beings, including microorganisms, are made up of one or more cells. अभी तक हमने देख लिया कि सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग, ये सब सेल से बने होते हैं, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। देयर सेल डिफरेंट शेप साइज एंड स्ट्रक्चर, उनके सेल जो है शेप साइज और स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं, मतलब अलग होते हैं शेप साइज स्ट्रक्चर उनका। प्लांट एंड एनिमल सेल ऑल्सो हैव सेम एंड सम डिफरेंसेस। प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर भी बहुत डिफरेंस हमने देखा। प्लांट के अंदर बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इनके अंदर सेल वॉल होती है, जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर अगर वैक्यूल प्रेजेंट है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होगा। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस टू लर्न हाउ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली। ये सब देख के हमें पता लगा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म डिफरेंटली फंक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं? क्योंकि उनके सेल डिफरेंट है, सेल के कंपोनेंट डिफरेंट है और उनका काम डिफरेंट है। In this chapter, we have learned about the benefits of microorganisms. हमने microorganism के benefits सीखे इस chapter में. However, there are some microorganisms that cause disease in plants, animal, including human. मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे microorganism होते हैं जो हमें disease cause करते हैं, even some deadly ones, plants, animals और humans को भी. We will learn about some of these disease caused by microorganism in next chapter. Next chapter में हम ये disease सीखेंगे, देखेंगे कि कौन सी diseases होती हैं microorganism से जो हमारे लिए bad हैं। सो गाइज, इसके साथ हमने ये चैप्टर पूरा पूरा खत्म कर लिया। दी एंड। ये चैप्टर पूरा खत्म है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको स्नैपशॉट्स के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सारे करा दूंगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बी श्योर गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बी श्योर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइज। इट्स रिश्ती साइनिंग ऑफ। Cheers.